तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जो स्टेट्स जिस फॉर्म में आज हम देखते हैं, है ना, हमारे जो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स जिस फॉर्म में आज है, वो इस फॉर्म तक पहुंचा कैसे, ना, शुरुआत कैसे हुआ था, पूरा का पूरा पढ़ेंगे आज, ना, उसके पूरे हिस्ट्री के बारे में बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे कि किस तरह से आज का जो स्टेट का जो स्वरूप है ना, आज जो इस फॉर्म में हम देखते हैं वो कैसे पहुंचा। तो जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, तो उस टाइम मेनली दो तरह का प्रोविंसेस हुआ करता था। एक को बोला जाता था ब्रिटिश प्रोविंसेस, यानी जहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश का शासन हुआ करता था, है ना, और एक हुआ करता था प्रिंसली स्टेट, है ना, जहाँ पे राजाओं का शासन हुआ हुआ करता था, लेकिन वो राजा ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंदर आते थे। पैरामाउंसी मतलब कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो है ब्रिटिश से, उनके अंदर राजा है और राजा वहां पे शासन कर रहे हैं, तो उस वैसा था प्रिंसली स्टेट। ठीक है ना। तो भारत जो ब्रिटेन ब्रिटिश भारत इंडिया था, उस वो इस तरह से दो राज्यों में, दो तरह के राज्यों में बटा हुआ था। समझ में आ रहा है बात? तो ब्रिटिश प्रोविंसेस को भी दो तरह से बांट सकते थे। एक को हम बोल सकते थे कि जहाँ पे गवर्नर्स हुआ करते थे ना, गवर्नर्स वाले, और एक जहाँ पे होता था कमिश्नर हुआ करते थे, चीफ कमिश्नर। ठीक है ना, जो थोड़ा छोटा ही, जिसको जो बाद में यूनियन टेरिटरीज के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। तो जो जहाँ पे गवर्नर्स हुआ करते थे वो स्टेट बन गया, और जहाँ जो कमिश्नरीज हुआ करता था वो यूनियन टेरिटरीज का रूप ले लिया था बाद में जाके। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस में इसको भी दो तरीके से देखे, और प्रिंसली स्टेट्स मतलब वैसा राज्य जहाँ पे राजा हुआ करते थे। समझ में आ गया बात? ये था आजादी से पहले का बात। किसी को दिक्कत नहीं यहाँ पे? इसके बाद आता है 1947। 1947 में क्या हुआ? हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम, लगभग लगभग क्या, एग्जैक्ट नंबर में बात किया जाए तो 600 प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी 600 राजघराना थे, राजाएं थे, जिसके साथ ब्रिटिश का संधि था, और वो ब्रिटेन इंडिया में आते थे। तो जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, तो ब्रिटेन ने इन 600 राज्यों को, इन 600 राजाओं को तीन ऑप्शन दिया। बोला या तो आप ज्वाइन कर लीजिए इंडिया को, या तो पाकिस्तान को, अगर आप चाहते हैं आज़ाद देश बनाना तो आप आज़ाद भी रह सकते हैं। ठीक है बात? तो इसमें से, इन 600 में से 48 ने पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया, 549 ने इंडिया ज्वाइन कर लिया। इतना आसानी से नहीं किया, बहुत सारा परसुएशन लगा, है ना। तो बहुत सारा कुछ के बाद 549 ने हालांकि इंडिया ज्वाइन कर लिया। तो इनको उस टाइम दिया जाता था प्राइवी पर्सेस बोला जाता था, है ना, मतलब जो इतने भी राजा हुआ करते थे उन सबको कुछ सैलरी दिया जाता था सालाना। बाद में इंदिरा गांधी के समय में वो सैलरी बंद कर दिया गया। यानी जब वो 1947 में जब भारत में आके मिले थे ये राजा सब, तो उन राजाओं को भारत सरकार कुछ सालाना सैलरी देती थी, सालाना या एक तरह से पेंशन देती थी, है ना, उन राजाओं को। बहुत दिनों तक चलता रहा। जब इंदिरा गांधी का सरकार आया, तो जब इंडिया थोड़ा मुसीबत फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था, तो इंदिरा गांधी ने उन राजाओं को जो पेंशन दिया जाता था, उसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल करता था, प्रिवी पर्सेस, PRIVY, प्रिवी पर्सेस। इसको बंद कर दिया था इंदिरा गांधी ने। उसके बाद वो जो राजाएं थे उनको पेंशन मिलना हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन 549 तो ज्वाइन कर लिया इंडिया को, है ना, प्रीवी प्रोसेस मिलता था उनको जब ज्वाइन किए थे तो। लेकिन तीन ऐसा था जिनको नहीं मिली, तीन जो ऐसा था जो इन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया। तीन स्टेट थे, वो थे, एक हैदराबाद जो भारत के बीचों बीच में है ना, साउदर्न स्टेट्स में है, साउथ साइड में। फिर एक जूनागढ़ है जो गुजरात के अंदर में है, और कश्मीर तो हम लोग जानते ही है। तो ये तीन स्टेट्स, तीन जहाँ पे राजाएं थे, उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम भारत में, ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे। और यहाँ तक ये भी धमकी दे दिया इन लोगों ने कि ज्यादा जोर जबरदस्ती करेगा इंडिया तो हम पाकिस्तान में जाके मिल जाएंगे। तो इन सभी को फाइनली जाके ये सब भारत में मिला। और इसमें जो सबसे बड़ा जिनका योगदान था वो ऑब्वियसली हम जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके कारण ही ये पॉसिबल हुआ। ये सबसे जो प्रमुख व्यक्ति थे इस काम में, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए इनको ये टाइटल भी दिया जाता है, बिस्मार्क, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, है ना, भारत के निर्माता। नेक्स्ट आते हैं। अब हम जानते हैं ये तीनों बाद में फाइनली जाके मिला था भारत में। हैदराबाद के साथ बहुत सारा निगोशिएशन हुआ, नहीं माना। फाइनली भारत सरकार ने अपना पुलिस भेजा, आर्मी भेजा हैदराबाद के अंदर,
और यहाँ पे इसको कब्जे में कर लिया। अब तो इसके पीछे का कुछ कुछ थोड़ा सा एक कहानी बता दे रहे हैं कि यहाँ पे कहानी क्या था ना कि हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि ऐसा बात करते हैं कि हैदराबाद का जो पॉपुलेशन है वो कैसा पॉपुलेशन है, हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन है पूरे हैदराबाद में, और वहाँ का राजा है मुस्लिम, है ना। तो इस कारण से ये हैदराबाद हमारा होना चाहिए, जूनागढ़ भी हमारा होना चाहिए। जूनागढ़ का भी शासक था मुस्लिम, लेकिन पॉपुलेशन मेजोरिटी में था वहाँ पे हिंदू। लेकिन कश्मीर ऐसा था जहाँ पे पॉपुलेशन में मेजोरिटी तो थे मुस्लिम, लेकिन राजा यहाँ पे था हिंदू। तो नेहरू जी ने बोला अगर ऐसा करिएगा तो ये दोनों तो हाथ में आ जाएगा, लेकिन कश्मीर निकल जाएगा। तो ये वाला जो हमारा है आर्गुमेंट, इसको ये सही आर्गुमेंट नहीं है क्योंकि मेजोरिटी लोग हैं हिंदू, इसलिए ये राज्य भारत में मिलना चाहिए। ये वाला जो आर्गुमेंट है वो हमारे खिलाफ हो जाएगा कश्मीर के अंदर, तो इसलिए इस आर्गुमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। और क्या किया गया, हैदराबाद में पुलिस एक्शन का इस्तेमाल किया गया। जूनागढ़ के अंदर क्या किया गया, पहले तो पुलिस एक्शन लिया गया और फिर वहां पे क्या करवाया गया, वोटिंग करवाया गया, रेफरेंडम करवाया गया, जहाँ पे भारत मतलब वहाँ के लोगों ने वोट किया ऑब्वियसली कि भारत में मिलना है, वो भारत में आके मिल गए। और कश्मीर में पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया था, तो कश्मीर के राजा हरि सिंह जो थे उन्होंने भारत के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था, है ना। मतलब राजा जो कश्मीर का जो राजा था वो राजा हरि सिंह, वो भारत से मदद मांगा, नेहरू जी ने साफ मना कर दिया। नेहरू जी ने बोला हम अपना आर्मी वहाँ पे नहीं भेज सकते जो भारत टेरिटरी नहीं है, जो भारत का जमीन है हम अपना आर्मी वहीं भेजेंगे। तब राजा हरि सिंह ने, है ना, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था जिसके तहत बोला गया था कि कश्मीर का अपना संविधान होगा, अपना झंडा होगा, है ना, आर्टिकल 370 होगा, तब हम जाके कश्मीर और भारत का एक हिस्सा होगा। ये सब बात साइन हुआ और कश्मीर बन गया भारत का एक अभिन्न हिस्सा, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। और भारत ने तब अपना आर्मी भेजा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानियों को मार के भगाया। इस तरह से कश्मीर हमारे देश का हिस्सा बन गया। ठीक है ना बात, जो कि आर्टिकल 370 में हम लोग बहुत सारा पॉइंट है, इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत था वो बात। तो ये हुआ शुरुआत का कहानी, किस तरह से हमारे राज्यों में कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद सारा शामिल हो गया। अब आते हैं हम कहानी कहाँ पे, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1947 से 1950 में, 1950 में आ जाते हैं। अब 1950 में क्या था, जब 1950 में हमने अपने स्टेट्स को 4 कैटेगरी में बांट के रखा था, जिसको बोलते थे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, या कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। 4 कैटेगरी का स्टेट्स हुआ करते थे जब हमारा देश आजाद हो चुका था। उसमें क्या थे वो 4, पहले कैटेगरी ए में जो था वो 9 गवर्नर्स प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया का, यानी अर्स्ट वाइज मीन्स होता है पहले का, है ना, पहले के अनुसार। जो पहले के अनुसार जब भारत में ब्रिटिशों का शासन था उस टाइम जितने भी गवर्नर्स प्रोविंसेस हुआ करते थे, तो हम तुमको समझा चुके गवर्नर्स प्रोविंसेस क्या हुआ होता था, यानी वैसा प्रोविंस जहाँ पे गवर्नर होगा, एक उस स्टेट का गवर्नर होगा, वहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, बात किए थे ना पहले, ठीक है ना। यानी वैसा प्रोविंस जहाँ पे एक गवर्नर होगा, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा प्रोविंशियल लेवल पे, वो वाला स्टेट जो था वह उनका संख्या 9 था, ठीक है ना। तो पहला कैटेगरी में वो प्रोविंसेस थे जो पहले पहले आज़ादी से पहले वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है ना बात। 9 ऐसा था स्टेट। दूसरा आते हैं 9 ऐसे स्टेट्स थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे लेजिस्लेटर्स हुआ करते थे, है ना। मतलब लेजिस्लेटर बाद में हम लोग डाले, लेकिन शुरुआत में हुआ करते थे वो प्रिंसली स्टेट्स, यानी जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस टाइम वो प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है ना बात। तो ये कैसे बना, बहुत सारा छोटा छोटा प्रिंसली स्टेट्स को मिला के एक बड़ा बड़ा राज्य बना दिया गया। और ये जो कैटेगरी बी था वो 9 राज्य था ऐसा, जो कि प्रिंसली स्टेट्स को मिला के बनाया गया, ठीक है बात, समझ में आया बात। कैटेगरी बी में किस तरह के राज्य थे, कैटेगरी बी में वैसे राज्यों को रखा गया जो पहले प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स का संख्या तो 549 प्लस 3 552 था। तो 552 जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मिला के 9 स्टेट्स बनाया गया ना, और इन 9 स्टेट्स को कैटेगरी बी में रखा गया। क्लियर है बात।
यहाँ भी लेजिस्लेटर होगा आजाद भारत में। फिर आते तीसरा, बोले यहाँ पे उन जगहों को रखा गया जो पहले कमिश्नरीज हुआ करते थे, चीफ कमिश्नर हुआ करते थे वहां पे। हमारा बात, पहले ये चीफ कमिश्नर हुआ करते थे। मतलब एक तरह से बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा एरिया को, जैसे दिल्ली हुआ, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी तो अभी फ्रेंच से हम लोग लिए, तो जैसे दिल्ली हुआ, है ना, तुम्हारा चंडीगढ़ हुआ, ये सब यूनियन टेरिटरीज है। उस तरह का जो था, है ना, बलूचिस्तान हुआ, ये सब चीफ कमिश्नरीज हुआ करता था उस टाइम। हालांकि आज़ाद भारत में बलूचिस्तान हमारे पास नहीं था, ठीक है ना। तो जो भी चीफ कमिश्नरीज हुआ करते थे उस टाइम, उसको रखा गया कैटेगरी सी के अंदर। और लास्ट कैटेगरी डी में रखा गया किनको, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। ये 4 कैटेगरी का स्टेट हुआ करता था भारत में 1950 में, 1950। क्लियर है बात। तो ये देखो, ये जो तुम्हारा लिस्ट है, ये है 1950 में भारत का स्टेट कैसे था। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये 4 पार्ट था। पहला पार्ट में क्या था, जो ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश गवर्नर्स प्रोविंसेस था, असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और वेस्ट बंगाल। ये था 9 गवर्नर वाला स्टेट प्रोविंस, यहाँ पे गवर्नर हुआ करते थे। ये सब था जो पहले राजघराना था, प्रिंसली स्टेट्स थे। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स मिला के हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला यानी ईस्ट पंजाब दोनों मिला के, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। ये था मेनली जो प्रिंसली स्टेट्स थे बड़े बड़े। फिर आते हैं पार्ट सी, यानी ये वो एरिया था जो कमिश्नरीज के अंदर था, चीफ कमिश्नरीज था उस टाइम। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, है ना, कूच बिहार, ये सब छोटा छोटा राज्य था, राज्य के जैसा था। पूर्व दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। यानी इसको राज्य भी नहीं बोलना, उसको यूनियन टेरिटरी समझना। ये किस तरह का था उस टाइम, यूनियन टेरिटरीज के जैसा था। और पार्ट डी हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये 1950 में हमारा देश कुछ इस तरह से दिखता था। क्लियर है बात। 1950 में हमारा देश कुछ इस तरह से था, राज्यों में बटा हुआ। अब हुआ क्या 1950 के बाद, कि हमारे देश में क्या चीज का शुरुआत हुआ, लिंग्विस्टिक आधार पे राज्यों की डिमांड आने लगी, मतलब भाषा के आधार पे। और सबसे ज्यादा इसका जो केंद्र था वो था साउथ स्टेट, साउथ इंडियन स्टेट। वहाँ पे बड़ा बड़ा आंदोलन शुरू होने लगा कि नहीं, हमें वहाँ भाषा के आधार पे हमें एक अलग राज्य चाहिए। तो इसका शुरुआत होता है सबसे पहले कहाँ, आंध्र प्रदेश में। बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, तो फाइनली भारत सरकार ने, यानी उस टाइम जो जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, 1948 में उन्होंने एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन बनाया। एक कमीशन बनाया जो इस चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करेगा, तथ्य जुटाएगा कि क्या लिंग्विस्टिक के आधार पर राज्यों को बांटना सही होगा, गलत होगा, क्या बात है ना, उसके बारे में स्टडी करके बताइए। इसके लिए जिस कमीशन का गठन किया गया उसको बोला गया लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। किसके अंदर में था, इसके चेयरमैन बनाए थे एस के धर। इस कारण से इस कमीशन को धर कमीशन भी बोला जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, धर कमीशन का पर्पस क्या था। तो उसका ये पर्पस था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे रिपोर्ट करना था, है ना। समझ में आ रहा बात। तो 1948 दिसंबर में इस कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दे दिया। इसने रिकमेंडेशन दिया कि बिल्कुल नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस रीजन हम जानते हैं क्या होगा, इससे हम लोग इंडियन होने के बजाय बोलेंगे हम तमिल है, हम तेलुगु है ना, हम भोजपुरी या हम मैथिली है। इस तरह का जो भाग होगा वो एक नेशनलिटी नहीं आएगा, यूनिटी नहीं आएगा, हम लोग रीजनल बेस्ड हो जाएंगे। हमारे लिए रीजनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरह का बातें था, जिसके कारण से क्या हुआ, एस के धर कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। बोला लिंग्विस्टिक कमीशन पे राज्यों का गठन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे ये पता चला साउदर्न स्टेट्स में कि ऐसा रिकमेंडेशन दिया गया है, बहुत ज़्यादा बड़े आंदोलन फिर से होने लगा आंध्र, पूरे साउथ इंडिया में, ज़्यादातर साउथ इंडिया में भी, खासकर आंध्र प्रदेश के अंदर। अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी वो थोड़ा प्रेशर में आई, तो उसने क्या किया,
एक जेवीपी कमेटी का फिर से गठन कर दिया दिसंबर 1948। और इस जेवीपी कमेटी के मेंबर कौन कौन थे? खुद जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, और पट्टाभी सीतारमैया थे, है ना, 3 मेंबर थे, पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी अपना रिपोर्ट सबमिट किया अप्रैल 1949 में। अप्रैल 1949 के अंदर में इन्होंने भी अपना रिपोर्ट सबमिट किया। और जब इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया तो इन्होंने भी वही बोला, ये ना, भाषा के आधार पे यानी लिंग्विस्टिक आधार पे इसको करना ना, राज्यों का गठन करना बहुत ही गलत होगा। समझ में आ रहा बात? बस ऐसा बोलना था, और फिर से आंध्र प्रदेश में आंदोलन और तेज हो गया। तो उस टाइम आंध्र प्रदेश के अंदर पोटी श्रीरामुलु नामक एक कांग्रेसी ही हुआ करते थे, कांग्रेस से जुड़े एक व्यक्ति थे, पोटी श्रीरामुलु, है ना। तो ये बैठ गए थे हंगर स्ट्राइक पे, बोले या तो हमको आंध्र प्रदेश दो, नहीं तो हम हंगर स्ट्राइक पे, भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। और ये भूख हड़ताल पे बैठे बैठे 56 से 56वां दिन इनका देहांत हो गया। इसके बाद आंदोलन को और तेजी पकड़ लिया, आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा ये वायलेंट हो गया वहाँ पे। तो फाइनली जाके भारत सरकार को 1953 के अंदर, है ना चाहते हुए भी फर्स्ट राज्य का गठन करना पड़ा लिंग्विस्टिक आधार पे, भाषा के आधार पे, और वो राज्य बना आंध्र प्रदेश। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश स्टेट बन गया, ठीक है ना, मद्रास से अलग होकर। अब आंध्र प्रदेश स्टेट बन गया, और ये पहला स्टेट है जो कि भाषा के आधार पर बना, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, सरकार के सामने एक समस्या आ गई। जानते थे एक स्टेट को दिए भाषा के आधार पे, अब ढेर सारा लोग खड़ा हो जाएगा है कि मेरा भाषा है ये, हमको भी इस स्टेट का एक अलग स्टेट बनाओ। इस तरह का बहुत सा डिमांड आना शुरू हो गया। तो भारत सरकार ने क्या किया कि दिसंबर 1953 में एक और कमीशन का गठन किया, जिसको बोला गया फजल अली कमीशन, ठीक है ना। इस कमीशन का उद्देश्य ये था, ये पता करो कि ये जो भाषा के आधार पर जो हमने स्टेट बनाया है, इसके बारे में थोड़ा बताओ, ये कितना सही होगा, कितना गलत होगा, क्या इसमें किया जा सकता है आगे, पूरा होल सिचुएशन को देख के ना, इतना डिमांड आ रहा है सारी तरफ से, तो इसको री असेसमेंट किया जाए, और एक बार फिर से सारे सब्जेक्ट को समझ के एक तरह से रिकमेंडेशन दिया जाए आगे का क्या रास्ता होना चाहिए। तो फजल अली कमीशन के 3 मेंबर थे। एक फजल अली जो चेयरमैन थे, के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू, ये 3 मेंबर थे इस फजल अली कमीशन का, जिसका काम था कि री एग्जामिन करना सारे सिनेरियो को, मतलब जो लिंग्विस्टिक आधार पे जितना भी इतना दंगा हो गया है ना, इतना ज़्यादा मुसीबत हो रहा है, उसके बारे में फिर से एक बार स्टडी करना, और फिर से कुछ रिकमेंड करना कि क्या करना चाहिए आगे सिचुएशन में। तो इसने अपना रिपोर्ट 1955 में फाइनली दिया। तो इसने मोटा मोटी क्या बोला कि ठीक है, लिंग्विस्टिक आधार पे हम मान सकते हैं, डिमांड माना जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल समझ में नहीं समझना चाहिए कि भारत सरकार ऐसा चाहता है कि एक लैंग्वेज एक स्टेट, ऐसा नहीं हम चाहते हैं, ठीक है। जो बहुत बड़े बड़े जो मेजोरिटी लोग हैं, जिनको जो बहुत ज्यादा संख्या में है ना, तो हम ऐसा बना सकते हैं, भाषा के आधार पर किसी स्टेट को बनाया जा सकता है, लेकिन हरगिज इसका मतलब नहीं है कि कोई भी खड़ा हो जाएगा बोलेगा हमारा एक लैंग्वेज के आधार पर एक अलग स्टेट बना। समझ में आ रहा बात? यानी वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं, स्टेट थोड़ी गलत है, लेकिन चलो ठीक है, मोटा मोटी हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्यों का गठन कर सकते हैं। और भी बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया, है ना। कौन? फजल अली कमीशन ने। तो ध्यान रखना, फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन के ही आधार पे 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। इस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन पे, जहाँ पे मोटा मोटी एक्सेप्ट कर लिया गया भाषा के आधार पे राज्यों का गठन। थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई किया गया भारत सरकार के द्वारा इनके रिकमेंडेशन में, मोटा मोटी इनका रिकमेंडेशन मान लिया गया। तो इसके रिकमेंडेशन को लागू करने में 2 इम्पोर्टेंट काम हुआ। एक, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956,
मतलब पुराना जो तरीका था हमारा स्टेट बांटने का, यानी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये जो 4 तरीका था स्टेट का, उसको खत्म कर दिया गया और एक नया कानून लेके आया गया कि स्टेट को किस तरह से बांटा जाएगा। ये था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और सातवां सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के द्वारा हमारे संविधान में जो ये स्टेट्स इस तरह से होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स होंगे, ये वाला प्रावधान को खत्म कर दिया गया। सातवां संविधान संशोधन जो कि 1956 में आया। 1956 में सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके द्वारा हमारे संविधान से एबोलिश हटा दिया गया। क्या हटा दिया गया कि स्टेट्स का 4 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये जो स्टेट्स होंगे इस पूरे को पोर्शन को ही निकाल के हटा दिया गया। समझ में आया बात? और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आ गया 1 नवंबर को, और इसके तहत भारत में यानी 1956 में 1950 में जिस तरह से था उस पर चेंज होकर 1956 में 14 स्टेट्स को बनाया गया और 6 यूनियन टेरिटरीज का क्रिएशन हुआ। समझ में आ गया बात? अब हम नेक्स्ट पेज में यही देखेंगे कि वो 14 स्टेट्स कौन थे और 6 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन थे। क्लियर है बात? तो 1950 से अब हमारा भारत कुछ ऐसा दिखने लगा। 1950 के बाद 1956 में हमारा भारत का रूप ऐसा दिखने लगा। क्या? ये 14 स्टेट्स और ये 6 यूनियन टेरिटरीज इस तरह का दिखने लगा। क्या था वो 14 स्टेट्स? देख लेते एक बार। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे। अच्छा, ये बॉम्बे मतलब आज के टाइम का जो महाराष्ट्र है, आज के टाइम का जो गुजरात है, ठीक है ना, वो सब मिला के बॉम्बे कहा जाता था, है ना। आज के टाइम में जो तुम्हारा पूरा का पूरा महाराष्ट्र, पूरा का पूरा बॉम्बे, और इसमें वो तुम जोड़ लो सौराष्ट्र भी। आज के टाइम में महाराष्ट्र के अंदर में भी डिमांड आ रहा है कि एक सौराष्ट्र को अलग किया जाए महाराष्ट्र से। तो तुम देखोगे सौराष्ट्र जो था 1950 में एक अलग राज्य था, है ना। तो बॉम्बे कैसे बनाया गया था? सौराष्ट्र, बॉम्बे और महाराष्ट्र और गुजरात, ये तीनों मिलके बना था, है ना, बॉम्बे। जम्मू कश्मीर तो था ही, केरला था। अच्छा, असम में क्या क्या था? तो असम में जो आज हम लोग बोलते हैं ना 7 सिस्टर्स, सब असम के ही अंदर हुआ करता था। सिर्फ इसमें से अगर तुम 7 सिस्टर्स में से 5 सिस्टर्स बोल सकते हो। मणिपुर और त्रिपुरा को हटा के जितना भी एरिया था, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, असम हो, सिक्किम हो, सिक्किम तो इस टाइम था ही नहीं भारत में, तो ये सब जो था ये सब असम के अंदर हुआ था। ठीक है ना बात? सिर्फ मणिपुर और त्रिपुरा यूनियन टेरिटरीज था। और सिक्किम, सिक्किम उस टाइम क्या था? सिक्किम को ध्यान रखना, सिक्किम में राजशाही था, भारत में नहीं था। भारत मतलब वहाँ पे कौन सा एक था वंशज था, याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे एक वंशज था, मतलब तो एक राजा चोल वंश या ऐसा था, चौगोल चोगले वंश ऐसा कुछ था नाम, चौगुल कहीं पे लिखे हुए होंगे, चलो देख लेंगे। हाँ, चोग्याल, चोग्याल राजाओं का उस टाइम शासन था सिक्किम के अंदर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आते हैं जम्मू कश्मीर हो गया, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास। मद्रास ऑब्वियसली हम जानते हैं तमिलनाडु वाला जो एरिया है ना। मैसूर मतलब जो कर्नाटक वाला एरिया है आज के टाइम में। उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ठीक है ना बात? ये सारे के सारे क्या थे? उस टाइम स्टेट्स थे। अब बाद में यूनियन टेरिटरीज कौन कौन था? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरीज था, है ना। लैक्डीव, मिनिकॉय एंड एमएनडीवी आइलैंड, ये भी क्या था? यूनियन टेरिटरीज था। मणिपुर और त्रिपुरा, ये सब यूनियन टेरिटरीज था। अब हम देखेंगे 1956 के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, जो आज तक हम लोग पहुंचे। यानी 1956 से हम लोग को 90 यानी 2019 तक पहुंचना, 20 तक पहुंचना है। ठीक है ना। इस तरह से नया नया स्टेट्स बना। तो हम देखते हैं सबसे पहला, उसके बाद 1960। 1956 के बाद क्या हुआ? महाराष्ट्र के अंदर फिर से लोगों का डिमांड होने लगा। लिंग्विस्टिक बेसिस वाला नया एक लफड़ा तो शुरुआत हो ही गया था।
तो ये इसी लफड़ा के तहत क्या हुआ, अब बॉम्बे के अंदर जो गुजराती बोलने वाले लोग थे वो डिमांड करने लगे। क्या डिमांड करने लगे कि हमको एक अलग राज्य चाहिए जहाँ सिर्फ गुजराती के लिए होगा, वैसे लोग जो गुजराती बोलते हो, मराठी वाले को अलग किया जाए। इस कारण से बॉम्बे दो भाग में बट गया, एक महाराष्ट्र जो मराठी लोगों के लिए, एक गुजरात जो गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए। इस तरह से क्या हुआ, जो गुजरात था वो 15th राज्य बन गया। तो इस तरह से हमारा गुजरात बन गया 15वां स्टेट। फिर नेक्स्ट आते हैं, अब इसके बाद कहाँ आते हैं हम लोग, 1954 में एक और काम हुआ था। जो पुर्तगाल था ना, पोर्टुगीज जो थे, पुर्तगाल था, उनके अंदर हमारा एक एरिया था दादर एंड नागर हवेली। पुर्तगालियों से हमने इसको 1954 में छुड़ाया और 1954 से 1961 पे यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर जो कि वहीं के लोगों के द्वारा चुना जाता था, उसके द्वारा शासन किया गया। ठीक है ना बात। 1954 में जब पुर्तगालियों से लिया गया दादर एंड नागर हवेली, तो वहाँ पे इलेक्शन करवाया जाता था और वहाँ उनके द्वारा जो चुना जाता था एडमिनिस्ट्रेटर, वही वहाँ पे शासन करता था। लेकिन 1961 में क्या हुआ, हमने 10वां संविधान संशोधन 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया और दादर एंड नागर हवेली को यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया। ठीक है ना बात। इस तरह से दादर एंड नागर हवेली अब हमारा क्या बन गया, यूनियन टेरिटरीज बन गया, यानी 6 से 7 हो गया। पहले हमारा यूनियन टेरिटरीज यही था, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, आमिंडीवी, मणिपुर, त्रिपुरा। अब एक और आ गया 1961 के अंदर, क्या हो गया, एक और आ गया, कौन, दादर एंड नागर हवेली। ठीक बात। अब आते फिर से, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, 1961 में क्या हुआ, 1961 में क्या हुआ कि हम लोग ने पुर्तगालियों से एक और एरिया पुलिस एक्शन के द्वारा नहीं खाली कर रहे थे पुर्तगाली, तो हमने पुलिस एक्शन लिया, मैंने मिलिट्री भेजा और 1961 के अंदर गोवा, दमन और दीव जो एरिया पुर्तगाली लेके बैठे थे हमारे भारत के अंदर, वहां से उनको भगाया और इसको अपने देश में मिलाया, गोवा, दमन और दीव को 1962 में। तो इस तरह से गोवा, दमन और दीव को 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के द्वारा हम इसको यूनियन टेरिटरी में बदल दिए। और बहुत सालों के बाद 1987 में जाके गोवा को इससे अलग करके एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया, जो कि 25वां स्टेट बनता है हमारे राज्य, हमारे देश का, तब 1987 में। और तब से दमन एंड दीव क्या रह गया, यूनियन टेरिटरी अकेला रह गया। समझ में आ रहा है बात। यानी दादर एंड नागर हवेली तो एक था ही, और ये जो यूनियन टेरिटरी बना था उसमें से गोवा निकल गया, तो सिर्फ दमन और दीव एक यूनियन टेरिटरी बन के रह गया। यानी ये गोवा 1987 में बना है, इसलिए 25वां राज्य है। उसके पहले का भी बहुत सारा कहानी बाकी है। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं पुदुचेरी। तो उससे पहले पौंडीचेरी बोलते थे, अब बोलते हैं पुदुचेरी, पहले पौंडीचेरी बोला जाता था। तो चाहे वो पौंडीचेरी हो, कराईकल हो, माहे हो और यंगनम हो, ठीक है, ये सब एरिया क्या था, फ्रांस के अंदर था। फ्रांस यहाँ पे शासन ले करके कब्जा करके बैठा था। तो 1954 में जब हमने पुर्तगालियों से लिया था दादर और नागर हवेली, तभी हम लोगों ने फ्रांसीसियों से भी, फ्रेंच से भी लिया था पुडुचेरी, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यनम को। तो 1962, वही उसी साल जब हम लोगों ने गोवा, दमन और दीव को कन्वर्ट किया था यूनियन टेरिटरीज में, उसी में 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 में ही पौंडीचेरी को हमने बना दिया यूनियन टेरिटरीज पे। पौंडीचेरी को क्या बना दिया था, यूनियन टेरिटरीज। क्लियर है बात। इसके बाद आते हैं 1963। अब किसका कहानी आएगा, नागालैंड। अभी तक क्या था, नागालैंड जो था वो असम का हिस्सा हुआ करता था, है ना। लेकिन वहां पे क्या था, इस समय में नागालैंड के अंदर बहुत ज्यादा मिलिटेंसी बढ़ गया था। लोग एक नागालैंड का बात कर रहे थे, है ना। कुछ कुछ तो बोले थे अलग हमको राज्य देश ही बनना है, और कुछ बोले थे, कुछ जो मिलिटेंसी का मेन रीजन था उसकी, कम से कम एक स्टेट तो बना ही दिया जाए अलग। तो नागालैंड को बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी के कारण 1963 में नागा हिल्स, असम में जो था पहले, नागा हिल्स और क्वेसंग एरिया को निकाल के असम से
नागालैंड नामक स्टेट बना दिया गया, जो कि 16वां स्टेट था। कब? 1963 में, है ना। यानी 15वां स्टेट बना था गुजरात, 16वां स्टेट बना नागालैंड। क्लियर है बात? कब? 1963 में। 1960 में बना था गुजरात, 1963 में नागालैंड। इसके बाद आते हैं फिर से, तो ये लिंग्विस्टिक वाला झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है। अब हुआ क्या, यहाँ पे देखते हैं। अब लिंग्विस्टिक वाला झगड़े में क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है। 1966 में पंजाब, अब पंजाबियों ने क्या शुरुआत कर दिया, नहीं, हम, उस टाइम पंजाब तो नाम था राज्य का, लेकिन उसमें हरियाणा भी मिला था। तो हरियाणा जो स्टेट है आज का, वो पंजाब में ही था। तो पंजाबियों ने डिमांड किया कि नहीं, हमारे स्टेट में जो हिंदी स्पीकिंग वाला है उसको बाहर किया जाए, हमको नहीं चाहिए हिंदी स्पीकिंग वाला एरिया। हर जगह स्टेट चाहता है मेरा एरिया बढ़े, पंजाब यहाँ पे क्या बोला, हमको हिंदी स्पीकिंग चाहिए ही नहीं, हटाओ उसको, हमको सिर्फ, सॉरी, यहाँ पे, इसमें यहाँ पे नहीं हुआ था, ये बाद में हुआ था। इसमें से जो हिंदी स्पीकिंग वाले एरिया था उनको बाहर कर दिया गया, पंजाब यहाँ पे आ गया अलग। ठीक है ना। तो पंजाब रेस्ट और चंडीगढ़ जो था, अब हरियाणा और पंजाब में हो गया शुरू झगड़ा, चंडीगढ़ किधर जाएगा। तो चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और दोनों का कैपिटल चंडीगढ़ ही कर दिया गया। ठीक है बात। इस तरह से 17वां स्टेट बना हरियाणा। अब आगे कहानी होता है, पंजाब वाले ने फिर से शुरुआत किया हल्ला कि नहीं भाई, हमें सिर्फ चाहिए वैसा एरिया जहाँ पे केवल पंजाबी स्पीकिंग हो। तो 1971 में फिर से पंजाब को और तोड़ा गया। अब क्या किया गया, पहले पंजाब में वो एरिया जो हिली एरिया है, जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग वाले लोग हैं, ठीक है ना बात, हमको चाहिए केवल वो एरिया जहाँ जो पंजाबी बोलता हो। तो पंजाब में कुछ हिली एरिया भी था, जहाँ पे कुछ हिंदी स्पीकिंग लोग रहते थे, तो उसको अलग कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश सटा था साथ में, हिमाचल प्रदेश के साथ मिला दिया गया। तो पहले हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरीज हुआ करता था, और ये जो पंजाब से अलग हुआ हिली एरिया हिंदी स्पीकिंग वाला, और ये भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट है हिमाचल प्रदेश, दोनों मिला के एक, सॉरी, उस टाइम यूनियन टेरिटरीज हुआ करता था, ये दोनों को मिला के एक नया स्टेट बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश। और इस तरह से 18वां स्टेट बन गया हमारा। समझ में आया बात? यानी सबसे पहले पंजाब टूट के बना हरियाणा पंजाब, फिर पंजाब जो बचा हुआ था उसमें फिर से शुरुआत, नहीं हमको हिंदी स्पीकिंग वाला चाहिए ही नहीं, तो उसको बाहर निकाल दिया। तो कौन सा एरिया था? हिली एरिया। हिली एरिया आ गया हिमाचल प्रदेश के साथ, और इस तरह से हमारे 18वें राज्य का गठन। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट आते हैं मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। यहाँ पे क्या होता है भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेघालय क्या। तो सबसे पहले क्या किया गया ना, मेघालय को एक सब स्टेट बनाया गया। वहाँ पे भी डिमांड हो रहा था, मेघालय में भी, क्योंकि मेघालय के अंदर जो खासी, जैंतिया, है ना, यहाँ के वहाँ का वही ट्राइबल एरिया है। खासी जैंतिया हिल्स भी है, जोग्राफिकली तौर पे देखा जाए तो जो मेघालय वाला एरिया है वहाँ पे हिल्स का भी नाम है खासी और जैंतिया, है ना, बोरो, ये सब क्या है, हिल्स का भी नाम है। और वहाँ पे वो जो प्रजाति रहते हैं, यानी प्रजाति बोले तो ट्राइब्स जो रहते हैं वहाँ पे, उनका भी नाम है खासी, जैंतिया, बोरो। ये सब जो ट्राइब है वो मेघालय के स्टेट में रहते हैं। तो वहाँ पे डिमांड आने लगा कि असम से अलग किया जाए, है ना, और हमें एक अलग स्टेट बनाया जाए। तो सबसे पहले इनको शुरुआत 22वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया 1969 के तहत, कि मेघालय को एक सब स्टेट बनाया गया। क्या बनाया गया? सब स्टेट। स्टेट पूरा पूर्ण स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया, सब स्टेट बनाया गया। ठीक है ना बात? लेकिन आंदोलन कम नहीं हुआ। तो उस टाइम जब ये साथ में था, तो असम का कैपिटल हुआ करता था मेघालय, सॉरी, शिलोंग। असम का कैपिटल हुआ करता था शिलोंग। फिर 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, जो कि पहले मणिपुर यूनियन टेरिटरीज था, त्रिपुरा भी यूनियन टेरिटरीज था। त्रिपुरा है बंगाली स्पीकिंग एरिया ज़्यादा, त्रिपुरा जो एरिया है वो है बंगाली स्पीकिंग। तो त्रिपुरा है बंगाली स्पीकिंग एरिया। तो ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हुआ करता था, इनको पूरा का पूरा स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया 1972 में। और मेघालय जिसको सब स्टेट बनाया गया था, उसको भी 21वां राज्य 1972 में ही बना दिया गया। इस तरह से 3 नया राज्य का गठन हो गया 1972 में, जो कि 19वां, 20वां और 21वां राज्य बना भारत का। ठीक है ना। और मेघालय का जो कैपिटल था वो शिलोंग रह गया,
और असम को अपना एक नया कैपिटल बनाना पड़ा डिब्रूगढ़, ठीक है ना, सॉरी दिसपुर, डिब्रूगढ़ नहीं दिसपुर, जो गुवाहाटी के अंदर ही एक है एरिया, डिब्रूगढ़ तो बहुत आगे है। अब आते हैं, ये जो असम रह गया इसके अंदर में अभी भी दो एरिया था। कौन सा वो दो एरिया था? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये दो एरिया अभी भी असम के अंदर ही था, और इसको कंबाइंड तौर पे हम लोग बोलते थे उस टाइम पे नेफा। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो राज्य है, उस टाइम पे हम इनको नाम देते थे, कंबाइंड रूप से इनको बोला जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है ना। तो 1972 में क्या किया गया था, असम से ये दो एरिया को बाहर निकाला गया और इसको दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। समझ में आ रहा है बात? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये यूनियन टेरिटरीज बनने से पहले इनको कंबाइंड रूप से बोला जाता था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। लेकिन 1972 में ये दोनों को असम से अलग कर दिया गया और इन दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, ठीक है ना बात। इसी अरुणाचल प्रदेश पे बोलता है चाइना कि ये अरुणाचल प्रदेश हमारा है। नेक्स्ट आते हैं अब हमारा सिक्किम। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सिक्किम क्या था, एक प्रिंसली स्टेट्स हुआ करता था, जो कि जहाँ पे चोग्याल वंश के राजा चोग्याल लोग है ना रूल किया करते थे। तो 1947 के बाद क्या हुआ, सिक्किम बन गया इंडिया का प्रोटेक्टरेट। प्रोटेक्टरेट मतलब भारत इसका सुरक्षा करेगा, यानी भारत जो होगा वो वहाँ का सिक्किम के अंदर का डिफेंस, सिक्किम का एक्सटर्नल अफेयर्स और सिक्किम का कम्युनिकेशन को हैंडल करेगा, है ना। यानी ये जो डिपार्टमेंट है सिक्किम का वो भारत सरकार के अंदर था। इस तरह से सिक्किम एक अलग राज्य था, एक अलग देश के जैसा था, जैसे जो आज के टाइम में भूटान है ना। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन अपने पास रखा, और 1947 से ये 1974 तक ऐसे ही चला आया। 1974 तक सिक्किम इसी तरह से चला आया। लेकिन 1974 में क्या हुआ, ये जो चोग्याल वंश के राजा थे यहाँ पे इनका शासन कुछ सही से हो नहीं पा रहा था, वहाँ के लोग खुश नहीं थे, बहुत सारा वहाँ पे विरोध होने लगा राजा के खिलाफ। तो इस कारण से क्या किया गया, पहले अब देखो ये इंडिया के ऑफिशियल तौर पे हम लोग बोलते विरोध हो रहा है ना। अब यहाँ पे कोई देश का कितना सा हाथ हो सकता है अंदरूनी, क्योंकि सिक्किम धीरे धीरे थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ता जा रहा था चाइना के साथ। तो जो भी रीज़न हो, है ना, लेकिन हम ऑफिशियल तौर पे यही पढ़ते हैं कि वहाँ पे क्या था कि लोगों ने राजा के खिलाफ क्या किया, आंदोलन शुरू किया, सही से शासन नहीं हो रहा था। तो शुरुआत में 1974 में क्या हुआ, 35वां संविधान संशोधन लेके आया गया और इसको एक एसोसिएट स्टेट बना दिया गया, एक नया तरह का स्टेट का बनाया गया। भारत में कभी एसोसिएट स्टेट नहीं होता था, लेकिन एक नया तरह का स्टेट्स को क्रिएशन किया गया हमारे संविधान में, और इसके लिए एक नया आर्टिकल 2A और एक नया शेड्यूल 10th शेड्यूल को भारतीय संविधान में डाला गया, और सिक्किम क्या बन गया 1974 में, एसोसिएट स्टेट बन गया। लेकिन स्थिति तेज़ी से बिगड़ता जा रहा था, तो 1975 में ये डिसाइड किया गया कि नहीं, ये एसोसिएट स्टेट वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो काम नहीं करेगा। 1975 में क्या किया गया, 36वां संविधान संशोधन लेके आया गया और सिक्किम को भारत का एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया। समझ में आ गया बात? तो 1975 में वहाँ से पूरी तरह से सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया, और ये भारत का 22वां राज्य बन गया। कब? 1975 में। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग 1975 के बाद एक इम्पॉर्टेंट ईयर आता है 1987। अब 1987 में हम जानते हैं गोवा को यूनियन टेरिटरी से स्टेटहुड का दर्जा मिला था, राज्य बना था। तो इस गोवा के साथ साथ कौन, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जो पहले जिसको पहले नेफा बोला जाता था, जो कि बाद 1972 के अंदर असम से अलग होकर यूनियन टेरिटरीज बना था। अब फाइनली 1987 में इन दो यूनियन टेरिटरीज को भी क्या बना दिया गया, एक फुल स्टेट बना दिया गया। अब हम लोग देख रहा है पूरा भारत जैसा आज हम जानते हैं, लगभग लगभग वैसा आ गया है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एक स्टेट बन गया। अब बस लास्ट का थोड़ा सा फाइनल टच देना बाकी है। क्या? 2000 में अब आ जाते हैं।
2000 में क्या था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड नाम का 3 नया राज्य का गठन किया गया। ये 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 में आया था, जिसके तहत छत्तीसगढ़ को किससे अलग किया गया, मध्य प्रदेश से, ये 26वां स्टेट बना। उत्तराखंड को किससे अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से, जो आज़ादी से पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था। तो उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया, ये 27वां स्टेट बना। और झारखंड को बिहार से अलग किया गया और ये 28वां राज्य बन गया। इस तरह से हमारा 28 राज्य बन गया। फिर फाइनली आते हैं 2014। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे याद रखना, वीएन कृष्णा कमेटी के ही रिकमेंडेशन पे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। बहुत बार पूछा गया है ये सवाल कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आंध्र प्रदेश का बाइफिकेशन किया गया, यानी 2 भाग में बांटा गया। तो बीएन कृष्णा कमेटी के ही रिकमेंडेशन पे आंध्र प्रदेश को फिर से 2 भाग में बांटा गया और एक तेलंगाना बन गया और एक आंध्र प्रदेश रह गया रेसिडोरी, है ना। तो तेलंगाना सेपरेट हो गया और तेलंगाना का कैपिटल कौन बन गया, हैदराबाद, जो पहले आंध्र प्रदेश का कैपिटल था। और आंध्र प्रदेश को बोला गया नया कैपिटल ढूंढने के लिए, तो उसके लिए 10 साल का समय मिला है। तो आंध्र प्रदेश ने डिसाइड किया था अमरावती में अपना कैपिटल बनाएगा। कि पता नहीं, अभी हाल फिलहाल में कुछ न्यूज आ रहा था कि अमरावती से कैपिटल कहीं और शिफ्ट करेगा, कुछ श्योर नहीं है, लेकिन पहले तो अमरावती पे बात हो रहा था, अभी पता नहीं क्या है। अब नेक्स्ट है, लास्ट है, जो हमारा 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ। क्या, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड था उसको ख़त्म कर दिया गया और दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। और फाइनली अब ऐसा ही हमारा देश दिख रहा है ना। 29वां राज्य जो बना था तेलंगाना, अब फिर से हमारा राज्य हो गया 28। जम्मू कश्मीर को अब स्टेटहुड से ख़त्म कर दिया गया और यूनियन टेरिटरीज का संख्या हो गया 9। इस तरह से आज का जो भारत है वहाँ तक हम लोग पहुँच गए। ठीक है, ये एक बार लिस्ट देख लेते कि कौन से राज्य का नाम कैसे कब चेंज किया गया। तो 1950s में पहले यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, उसको नाम चेंज करके आज के टाइम में हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश जानते हैं। फिर मद्रास, जिसको आज के टाइम में हम लोग तमिलनाडु बोलते हैं। मैसूर, जिसको आज के टाइम में कर्नाटक बोलते हैं। लैकडीव, मिनिकॉय, एमिनडीवी जो आइलैंड है, इनको कंबाइंड रूप से आज के टाइम में हम लोग लक्षद्वीप बोलते हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी, है ना। ये 1992 से बोला जाने लगा इसको। जब उत्तरांचल, है ना, उत्तराखंड जब बना उस टाइम इसको उत्तरांचल बोला जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया उत्तराखंड। ऑलरेडी बता चुके हैं हम, पौंडीचेरी बोला जाता था पहले, बाद में इसको चेंज कर दिया पुडुचेरी। और फाइनली उड़ीसा, जो कि 2011 में बहुत रिसेंटली इसको नाम चेंज करके उड़ीसा कर दिया गया, है ना। इस तरह से हमने देखा चेंज ऑफ नेम्स स्टेट्स का, जो पहले बोला जाता था और अभी क्या नाम है इनका। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया सारे स्टेट्स के बारे में, किस तरह से हम लोग आज के टाइम तक पहुँचे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस रहा, ठीक है ना, क्या क्या इवेंट्स, कैसे कौन सा इवेंट हुआ। यही था आज के टाइम, आज हमारा कोर्स का, आज हमारा लेक्चर का सब्जेक्ट, और ये हमारा ख़त्म हुआ। किसी को कोई डाउट है कुछ किसी पॉइंट पे? नहीं।